जिसको घुमसान की लड़ाई कहते हैं, वो अब शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा हुक्मनामा दिया है जिसके बाद सूरत-ए-हाल मशरिक़ वस्ता की बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने पहले बताया था कि जो हमारे साथ किया जाएगा वही पूरे खित्ते में होगा। ईरान ने कहा था कि अगर हमारी एनर्जी की साइट्स को तबाह किया गया, या हमारी रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाया गया, या हमारी उन फैसिलिटीज को जिनके जरिए से हम तेल निकालते हैं और पहुंचाते हैं उनको तबाह किया गया, तो बाकी खित्ते का भी कुछ नहीं बचेगा। अब ये ईरान ने पहले कह दिया था। अब इस वक्त जो खबर आ रही है वो बड़ी खौफनाक है। डोनाल्ड ट्रंप का पहले अनाउंसमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ट्रंप ने कहा कि कुछ देर पहले मेरी हदायत पर अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने मशरिक़ वस्ता की तारीखी ताकतवर तरीन बमबारी की कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। यानी सादा बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट की तारीख में कभी इतनी खौफनाक बमबारी नहीं हुई जितनी खौफनाक बमबारी अभी मेरे हुक्म पे अमरीकी फौज ने की है। ईरान का एक जजीरा जो है वो ताज कहलाता है, यानी ये बड़ा खास जजीरा है ईरान का। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जजीरा खर्क इसका नाम है, और ये आबनाए हुर्मुज़ से तकरीबन कोई 300 मील के फासले पर है। यानी अगर आप पर्शियन गल्फ देखें ना, तो जहां पे आबनाए हुर्मुज़ है उससे अगर आप पाकिस्तान के अपोजिट साइड पे जाएं, दूसरे मुमालिक जहां पे सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, ऊपर जाके कतर है, इस तरफ अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पे ये जजीरा मिलता है। ये जजीरा खर्क अगर आप नक्शे के अंदर देखें तो ये आपको इस जगह पे दिखाई दे रहा है। ये 300 मील दूर है आबनाए हुर्मुज़ से, और ईरान की जो मेन लैंड है, जो ईरान की मेन सरजमीन है, वहां से ये लगभग समुद्री रास्ते से 25 किलोमीटर के फासले पर है। और ये जजीरा तो छोटा सा है, 20 मुरब्बा किलोमीटर इसका जो टोटल रकबा है, यानी इतना बड़ा जजीरा नहीं है, लेकिन ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ आलमी रिपोर्टों के मुताबिक ईरान की ये वो फैसिलिटी है जहां से वो पूरी दुनिया को पेट्रोल भिजवाता है। जब भी वो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, जहां भी जाता है उनके शिप यहां से जाते हैं, वो यहीं से फैसिलिटेट करते हैं। और कुछ अंदाजों के मुताबिक ईरान का 80 से 90% तक पेट्रोल, कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि 80% और कुछ कहती हैं कि 90%, वो यहां से जाता है। तो ईरान की जो आमदन है उसका ज्यादा इन्हिसार भी पेट्रोल के ऊपर है। और अगर यहां पे चोट लगाई है अमेरिका ने, तो वो रिस्क ले लिया है जिसके बाद एक बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। ये अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स हैं जो रवाना हुए थे। इनके 2 मिशन बताए गए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने जब अनाउंस किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जनाब मैंने ये कर दिया है, लेकिन साथ ही उसने कहा कि मैंने ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तबाह नहीं किया। लेकिन जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितनी तबाही की है और किस नौइयत की तबाही की है। और इन्होंने ये भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मेरे हथियार बड़े शानदार हैं, मेरी फौज बड़ी शानदार है, मैंने बहुत ज्यादा फौज को सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा फौज को मुनज़्ज़म किया है। ईरान के पास ऐसी कोई सलाहियत नहीं है जिससे वो हमसे बच सकें। अब ईरान को वो कह रहे हैं हम इतना तबाह करेंगे कि वो दुनिया को धमका नहीं सकेगा। खासतौर पर मशरिक़ वस्ता की बात कर रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को गुज़िश्ता चंद दिनों में, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं एक इन्फॉर्मेशन, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को इसराइल से थोड़ा सा अलग किया है गुज़िश्ता चंद दिनों में। पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने हर स्टेटमेंट के अंदर इसराइल का तस्करा करता था, अपने हर स्टेटमेंट के अंदर नेतन्याहू की बात करता था, अपनी दोस्ती की बात करता था, अपने दोस्तों की बात करता था, इसराइल के साथ ताल्लुक की बात करता था, इसराइल की हिफाजत की बात करता था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं कर रहा, बल्कि एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि इसराइल एक अलग मुल्क है, उसकी अपनी एक अलग पॉलिसी है, और हम एक अलग मुल्क है, हमारी अपनी एक अलग पॉलिसी है। और ये कहने के पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पे ये एलिगेशन लग गया अमेरिका में कि ये लड़ाई तो इसराइल की लड़ाई थी, अमेरिका ने इस लड़ाई को किस खुशी में लड़ा है, और अमेरिका अपने फौजियों की कुर्बानियां इस लड़ाई में किस खुशी में दे रहा है। अगर ईरान से खतरा था तो इसराइल को था, अमेरिका को तो नहीं था। तो अमेरिका क्यों ये कुर्बानी दे रहा है? अब अमेरिका जो है वो मशरिक़ वस्ता का नाम लेता है, खलीजी ममालिक का नाम लेता है, आलमी मंडियों का नाम लेता है, आबनाए हुर्मुज़ का नाम लेता है, बल्कि शुरू में वो इसराइल का नाम लेता था, अब वो नहीं लेता। अब ये जो अटैक किया गया है, इसके बाद ईरान का रद्द-ए-अमल बड़ा खौफनाक होगा, क्योंकि देखें ईरान ने अभी तक जिस जिस रद्द-ए-अमल का कहा उन्होंने वो रद्द-ए-अमल दिया। ईरान ने कहा कि अगर आप हमारी जो जो चीज आप जैसे जैसे तबाह करेंगे, अगर आप हमारा तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे और बिजली बंद कर देंगे पूरे ईरान की, तो हम पूरे मशरिक़ वस्ता की बिजली बंद कर देंगे। ये ईरान ने कहा था, धमकी लगाई थी, और उसके बाद अमेरिका ने वो नहीं किया। ईरान ने कहा कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम आपके अमरीकी अड्डों पे अटैक करेंगे, उसने किया। ईरान ने कहा आप हमारे मालियाती इदारों पे अटैक करेंगे, हम आपके करेंगे, उसने वो किया। ईरान ने कहा कि अगर आप ये चीजें करेंगे तो हम आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देंगे, उसने बंद किया। ईरान ने कहा कि अगर आप ईरान के एटमी साइट्स के ऊपर या बाकी जो मिसाइल साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे और सिविलियंस को निशाना बनाएंगे
तो हम इसराइल की ईंट से ईंट बजाएंगे, और उसने ये करके दिखाया। आज के दिन में जो इसराइल से मनाजिर आए हैं वो इससे पहले नहीं आए। बड़ा ही खौफनाक अटैक किया ईरान ने। ये क्लस्टर बम थे और उसके अलावा बैलिस्टिक बम थे। ईरान ने तिल अबीब, ऐसा लग रहा था कि हर तरफ बम गिर रहे हैं, जगह जगह आग लगी हुई थी, जगह जगह धमाके हो रहे थे। और अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि वो जो बंकर्स बनाए हुए इसराइल ने वो भी इन मिसाइलों और बमों से उतने महफूज नहीं है जितने समझे जा रहे थे, और इसराइल के अंदर चंद अहम लोगों के मरने की इत्तलात भी आ रही। अब ये सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खौफनाक अनाउंसमेंट किया है और बाकायदा वो उसके ऊपर एक पोस्ट करके दुनिया को बता भी दिया कि मैंने ये काम कर दिया। अब इसका रद्द-ए-अमल ईरान की जानिब से क्या आता है? अगर ये रद्द-ए-अमल उसी तरह आया जैसे ईरान ने कहा था, तो याद रखिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी और पूरी दुनिया के लिए एक लंबे अरसे के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और ये डोनाल्ड ट्रंप के शौक में हो जाएगी, जिन्हें पाकिस्तान अमन का नोबेल इनाम देना चाहता है। अब एक और काम किया अमेरिका ने। अमेरिका ने 10 ऐसे ईरानी शहरी हैं या लीडर्स हैं जिनके ऊपर इनाम रख दिया। अमेरिका ने कहा इन 10 लोगों के बारे में बताएगा, जो भी 10 में से किसी एक के बारे में बताएगा तो 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, यानी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम हर एक के सर पे रख दिया कि हमें बताएं सिर्फ कि ये कहां पे, इसकी इंफॉर्मेशन दें और हमसे पैसा लें। ये अमेरिकन से कहा। इसमें जो सबसे टॉप के ऊपर सबसे पहला नाम रखा गया वो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई का नाम रखा गया, जो नए सुप्रीम लीडर है ईरान के। अच्छा, इनके बारे में ना अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने यह कहा कि नए सुप्रीम लीडर जख्मी है और हम ये बात जानते हैं, जबकि ईरानी हुकाम ने यह बताया कि जी बिल्कुल वो जख्मी है, लेकिन वो अपने दफ्तरी काम कर रहे हैं और मामूली जख्मी है। और उनका एक बयान भी, आपने ऑडियो बयान भी उनका आ चुका है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में आ जाते हैं। अब पाकिस्तान में लड़ाई यहां फंसी हुई है कि एक तरफ के लोग ये कहते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो आसिम मुनीर और उनके साथियों के खिलाफ जो तनकीद करती है वो तनकीद बंद होनी चाहिए। वो कहते हैं जी प्रोपेगेंडा है, ये बंद होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं भी सारा दिन में देखता हूं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने कई दफा हर जगह जाता हूं, लोगों को कहता हूं कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना। बहरहाल दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो जुल्म और जबर का सिलसिला है वो बंद किया जाए। यहां पे दोनों के सींग फंसे हुए हैं। यानी पीटीआई ये कहती है कि आप जुल्म और जबर बंद करें, हम तनकीद बंद कर देंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है नहीं जी, आप आसिम मुनीर और उनके साथियों में तनकीद बंद करें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। यहां पे इनके सींग फंसे हुए हैं। अब अगर पीटीआई के सोशल मीडिया को आप साथ रख देना, तो मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है, इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर तो आसिम मुनीर साहब है। आसिम मुनीर के बारे में इस वक्त जो सबसे सख्त पाकिस्तान में मौकिफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इमरान खान साहब का है। ये आप क्लियर कर लें कि कोई शख्स भी इमरान खान साहब के मौकिफ के आद तक भी नहीं पहुंच सका जो इमरान खान साहब जेल से बैठकर बात करते हैं। यह तहरीक इंसाफ की कहानी। सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो नॉन लोग हैं, जिन्हें लोग जानते हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन करती है, वो भी जब तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, तो वो इमरान खान साहब की तनकीद को ही आगे बढ़ाते हैं, या इमरान खान साहब जो नैरेटिव देते हैं वो उसी के ऊपर चलते हैं, या फिर वो जुल्म और जबर के खिलाफ रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो जो तनकीद करते हैं वो इमरान खान साहब की तनकीद की रोशनी में करते हैं। तो असल में अगर किसी ने मामला करना है तो वो इमरान खान साहब से करना है, और ये मामला इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है जाके, और मौजूदा हुक्मरानों ने साथ जाके बैठ के करना है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी 4-5 बंदे मिलकर बैठ जाएं। अब लोग उसके ऊपर कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब राजी नहीं होंगे बैठने के लिए, बाकी लोग बैठ जाएंगे। तो ये फैसला इमरान खान ने या मौजूदा रजीम ने करना है। मौजूदा रजीम अगर संजीदा होता, देखें ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान बात नहीं करना चाहते, या जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद लोग हैं वो बात होने नहीं देना चाहते, तो अगर इमरान खान सुबह बैठ जाए बातचीत करने के लिए, तो कौन है जो कहे कि बात नहीं करनी चाहिए? बताएं ना, पूरी दुनिया में कोई एक बंदा बताएं जो ये कहे कि इमरान खान को बातचीत नहीं करनी चाहिए। कोई ज़हनी मरीज ही होगा जो ये कहेगा कि बातचीत नहीं करनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया या जो लोग पाकिस्तान से जर्नलिस्ट बाहर आ गए हैं, कोई भी ये कहेगा कि इमरान खान को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि जंगों का फैसला भी टेबल के ऊपर होता है। तो इमरान खान को और बाकी लोगों को अगर बैठ के बात करनी है तो बात करके कोई मसले का हल निकाल लें। अगर इमरान खान ने बात ना करनी होती तो पिछले साल मुज़ाकरात शुरू ना होते, और जब पिछले साल मुज़ाकरात हुए तो सबने उसको अप्रिशिएट किया कि ठीक है यार, इमरान खान ने फैसला किया है तो इसमें से कोई नतीजा निकलेगा या ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो एक्सपोज हो गए, नतीजा निकला ही नहीं। देखिए, दरअसल ये एक वारदात है जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी मुज़ाकरात इमरान खान से करने में संजीदा नहीं है।
अगर ये संजीदा होते तो इमरान खान और बुशरा बीबी को इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। अगर ये संजीदा होते तो बैरून मुल्क जो सहाफी मौजूद है या दीगर लोग मौजूद हैं उन्हें इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। 85 साल की सजाएं इन्होंने दे दी। फिर जो पकड़ दकड़ हो रही है लगातार, जो प्रोपेगेंडा लगातार करवाया जा रहा है, ये ना करवाया जा रहा होता। फैज हमीद वाले बयान के बाद अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। फिर आप देखें ना इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, इसको आप गौर करें। अगर मुखलिस होते मुज़ाकरात में तो इस वक्त इमरान खान की कम से कम अचकजई साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से या ऐसे लोगों से मुलाकात करवा देते जिन लोगों के बारे में एस्टेब्लिशमेंट कम से कम ये समझती है कि मामला फहम लोग है, ये मामला आगे हल होने की तरफ जाएगा। लेकिन किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है, ना कोई ये करना चाहता है। मेरी दानिश में ये मेरा एनालिसिस है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इमरान खान नहीं चाह रहा मुज़ाकरात करना, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी इमरान खान साहब से बात करने जाएगा तो वो बात कर लेंगे, लेकिन बातचीत होगी किन शराइत में, यहां मामला फंस जाता है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है, ये अवाम ने बनाई नहीं, ये जबरदस्ती लाकर बिठाए गए हैं लोग। आप नया इलेक्शन करवा लें या फिर आप मैंडेट जो है वो वापस करें, यानी कोई इंसाफ की बात कर लें ना, कोई डेमोक्रेसी की बात कर लें। ये लोग कहते हैं नहीं खान साहब चुप करके बैठ जाए, कोई किसी किस्म की आपने सियासत नहीं करनी, कोई लड़ाई आपने नहीं करनी, आपके लिए हम रास्ते आसान कर देंगे, हुकूमत को इसकी मुद्दत पूरी करने दें। दूसरी कहानी ये, अब यहां पे जो भी फैसला करना है वो इमरान खान ने करना है। बाहर बैठा हुआ कोई आदमी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी के पास ना ये इख्तियार है, ना कोई मेरे ख्याल में ये चाहेगा कि वो इमरान खान साहब को यहां से कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर दे। ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान इनसे कंट्रोल, इमरान खान का सोशल मीडिया है, लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, लोग इमरान खान की बात सुनते हैं। अगर वो ये कहे कि मैं आज मुज़ाकरात शुरू करता हूं और हम बैठे हैं पाकिस्तान के लिए, आओ बैठो, कोई रास्ता निकालते हैं, तो सबकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन ये लोग ये चाहते नहीं, ये इनका प्लान नहीं है। ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात में संजीदगी किसी की नहीं है। अब सुहेल बड़ाइच जैसे लोग जो हर दौर के डिक्टेटर के मदा सरा रहे हैं, हर दौर का डिक्टेटर, जिस दौर में जो भी डिक्टेटर आया, जो फौजी चीफ आया, ये हमेशा उसके मदा सरा रहे हैं। आप उठाकर सुहेल बड़ाइच की सारी तहरीरें और सारी जिंदगी का आप रिकॉर्ड देख लें। पहले तो एक मजाहिया प्रोग्राम करते थे एक दिन जियो के साथ, वो बड़ा कॉमेडी किस्म का प्रोग्राम था, अजीबोगरीब किस्म का। उसके बाद जनाब ने ये कॉलम शॉलम भी इन्होंने किया। इनकी आप सारी जिंदगी की सहाफत उठा के देखें सुहेल बड़ाइच की, ये जर्नैलों के हक में ही रहे हमेशा, जब तक जर्नैल ताकत में रहा। ये ऐसे वारदात नहीं है, इस तरह के लोग ये जब भी देखते हैं ना कि अब ये जर्नैल का बुरा वक्त आ गया या इस जर्नैल को अब गुड बाय करने का वक्त आ गया, तो ये कुछ थोड़ा बहुत उसके खिलाफ खड़े होकर इनकलाबी बन जाते हैं। ये आसिम मुनीर का बुरा वक्त आएगा ना तो ये इसके खिलाफ भी लिखना शुरू हो जाएंगे। ये जनरल बाजवा के खिलाफ आप लिख देते हैं, अक्सर बात कर देते हैं। जब तक वो इक्तदार और ताकत में था उसके बारे में इन्होंने कभी कुछ गलत नेगेटिव नहीं किया। ये वक्ती तौर पे इनकलाबी बनते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और वो इसलिए बनते हैं कि अब इन्हें पता होता है कि ये वाला डिक्टेटर या ये वाला जर्नैल जाने वाला है, इसके खिलाफ थोड़ा बहुत बोल देते हैं।